बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। आज सिंध के 14 अजला में बल्दियाती इलेक्शंस हुए, लेकिन जिस तरीके से ये इलेक्शंस हुए, सारा दिन खबरें मीडिया पर चलती रहीं। कहीं पर फसाद है, तशद्दुद है, कहीं पर ये शिकायत आई कि जो बॉक्सेस हैं वो ही उठाकर लेकर चले गए हैं, कहीं पर अमला गायब है, कहीं पर सियासी जमातों की तरफ से ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि हमारे कारकुनान को अगवा कर लिया गया है। यहां तक कि 2 कारकुनान भी जान बहक हुए हैं। जहां पर ऑपोजिशन की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन बल्दियाती इलेक्शंस को कलअदम करार देने का मुतालबा किया है, वहीं पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, जो कि पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेकिन अब पीडीएम की इत्तेहादी जमात है, वो खुद एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आज जैसे वसीम अख्तर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इंतहाई फ्रस्ट्रेटेड वो दिखाई दे रहे थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर, सिंध की हुकूमत पर बहुत ज्यादा इल्जामात उन्होंने लगाए और उन्होंने कहा कि सिंध जो है, सिंध की जो हुकूमत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, वो इन हंगामों में मुलव्वस है। और ये भी कहा कि भरपूर धांधली भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, सिंध हुकूमत की तरफ से की जा रही है। साथ ही साथ ये भी याद दिलाया कि अगर आप चीफ मिनिस्टर हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं, पीडीएम की जमातों को याद दहानी करा रहे थे तो वो हमारी वजह से हैं। और साथ ये भी धमकी दे दी कि अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ सकते हैं तो फिर हम आपका साथ भी छोड़ सकते हैं। वसीम अख्तर पहले शख्स नहीं है जिन्होंने ये बात की है। आमिर खान एमक्यूएम के, वो भी कुछ दिन पहले ये बात कर चुके हैं और ये भी कहा कि हमारे साथ जो मुआहदा था उस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा और अगर यही सूरत हाल रही तो हम कुछ और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। इनफैक्ट आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हुआ ये कि जितने भी इल्जामात लगे थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये ऑर्डर्स जारी किए कि जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है वो फौरी तौर पर एमक्यूएम के वफ्द से मुलाकात करें, उनके जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करें, चाहे वो डिलिमिटेशंस के मामले पर हैं या किसी और चीज़ पर हैं या आज होने वाले इलेक्शंस के हवाले से हैं। जितनी भी रिजर्वेशंस हैं उनको फौरी तौर पर सुना जाए। आज सबसे पहले तो इसी हवाले से बात करेंगे बल्दियाती इलेक्शंस का। अगर ये हाल है, अभी बाई इलेक्शंस पंजाब में होने हैं, उस पे ऑलरेडी हम देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बता रही है कि हुकूमत की तरफ से उसमें धांधली का जो मुजव्वज़ा प्लान है, जो कि इमरान खान साहब डेली बताते भी हैं मीडिया पर आकर कि उसकी तैयारी हो गई है। हालांकि वो खुद लाहौर में मौजूद हैं और ये जो बाई इलेक्शंस होने हैं इसमें वर्कर्स कन्वेंशन से वो खिताब भी कर रहे हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बार बार हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आइए बैठिए मिलकर बात करें। तो उस पर फवाद चौधरी ने यह कहा है कि हम अगले इलेक्शन के लिए फ्रेमवर्क पर बातचीत के लिए तैयार हैं। इन्हीं तमाम चीज़ों के हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारे साथ आलिया हमजा साहिबा मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा हैं। कादिर मंदोखेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, MNA हैं। और कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा है, पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के MNA हैं। आप तीनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। पहले तो कादिर मंदोखेल साहब, मैं आप ही से आगाज करना चाहूंगी। ये आज सिर्फ 14 अजला में बल्दियाती इलेक्शन हुआ है, तो ये सूरत हाल है जिस तरीके से पूरा दिन मीडिया रिपोर्ट करता रहा है। अभी तो खैर ऑब्वियसली नताइज आ भी चुके हैं और कुछ आ भी रहे हैं, लेकिन ऑपोजिशन की तो बात आप रहने ही दीजिए। आपके तो अपने इत्तेहादी एमक्यूएम जो है वो आप पे इल्जाम लगा रहे हैं धांधली के। बहुत शुक्रिया सादिया साहिबा। अभी पिछले 10 दिन पहले कराची का इलेक्शन होता NA 240 का, जहां एमक्यूएम के मरूम वाल मोहम्मद अली खान साहब की सीट खाली हुई है। आपने देखा कि उस इलेक्शन में रात 12 बजे जो रिजल्ट आ रहा था, TLP का कैंडिडेट 25 वोटों से जीत रहा था और एक पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट उन्होंने रोक दिया क्योंकि उस पोलिंग स्टेशन में जो लोग उसमें घुसे थे, जो बैलेट बॉक्स को तोड़ के उस टूटे हुए बैलेट बॉक्स का जब रिजल्ट सुबह आ गया तो एमक्यूएम का MNA जो है ना वो 65 वोट से जीत गया। तो क्या वो पीपल्स पार्टी ने करा इलेक्शन? जहां आप जीत रहे थे, रात तक आप हार रहे थे टूटे हुए बैलेट बॉक्स पे, कौन सा कानून, कौन सा इलेक्शन कमीशन जो ना टूटे हुए बैलेट बॉक्स आपकी मीडिया ने दिखा दिए कि वो तोड़े गए। वो तोड़े हुए बैलेट बॉक्स को आप किस तरह गिनती कर सकते हो? सील मिल तो दूर की बात होती है। और 12 बजे तक वो जीत रहे थे 25 वोट से, सुबह वो 65 वोट से हार गए। तो ये तो कराची के रिजल्ट। दूसरी बात ये, जो आज का इलेक्शन जो अंदरूनी सिंध का था, यकीनन सादिया जी के इलेक्शन गली मोहल्ले का इलेक्शन होता है, बल्दियाती जगह जगह ग्रुप खड़े होते हैं
पीपल्स पार्टी के अंदर भी बहुत सारे लोग जो ना जो आजाद खड़े हुए हैं, पहले भी खड़े हुए थे आजाद, आज भी खड़े हुए हैं। और फिर ये गली मोहल्ले का इलेक्शन होता है, इसमें झगड़े वगैरह तो होते रहते हैं उसमें, और ये कोई नई बात नहीं है। और अगर आप उसको पिछले हफ्ते कराची के इलेक्शन से कंपेयर कर दे, जहां मुस्तफा कमाल खुद पोलिंग स्टेशन में घुस के और वहां पे सारे फुटेज की सारी चीजें आपके सामने। अब सवाल ये है कि जो वसीम अख्तर साहब जो चीख रहे हैं या उसकी जो नाराजगी है, तो वो तो बनती नहीं है, क्योंकि पिछले हफ्ते जो वो 65 वोट से जीत गया। और आपको याद होगा 1 साल पहले जब मेरा इलेक्शन हुआ था, मैंने 16,000 वोट लिए। तो ये एमक्यूएम समेत पीटीआई समेत सब ये कहते थे कि 16,000 जीतना क्या होता है, जबकि वो रमजान का महीना था, सख्त गर्मी थी और कोरोना था, और इनकी कैंडिडेट अभी 10,000 वोट से जीते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि इन्होंने के इलेक्शन में पिटीशन दाखिल की है। सिंध हुकूमत ने बकायदा पीपल्स पार्टी ने सेलेक्ट कमेटी बनाई, जिसमें पीटीआई के मेंबरान में मौजूद थे, तमाम पार्टियों के, सब ने मिलकर फाइट किया। सिंध हाई कोर्ट ने उसको स्टे नहीं दिए, जाने दिया है। अब सुनने में आ रहा है कि ये लोग जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल हम उनके साथ है, जहां सिंध हाई कोर्ट में उनके साथ है, वहां भी हम उनके साथ है। हम इनका अब इलेक्शन कमीशन अगर वजीर देनी चाहिए, इलेक्शन मैंने कराना है, तो उसमें पीपल्स पार्टी का क्या कसूर, जो उसका गुस्सा है। अच्छा, अलकाबंदी जो खराब हुए हैं उनके हिसाब से, क्योंकि उनको आदत पड़ी है पिछले 35 साल से जिस तरह हल्के बनाते थे, इलेक्शन कमीशन ने खुद अपनी मर्जी से बनाया। मेरा हल्का भी जो नेशनल असेंबली का आ रहा है, लेकिन वो ऑब्वियसली वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो सूट करता है या जो उनको इंतखाबात में जहां जहां गेन हो सकता है उसको सामने रखते हुए ये हल्का बंदियां हुई हैं। लेकिन ऑब्वियसली इस पे भी बात करते हैं, इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो इनके एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की बात की गई है। सिर्फ एमक्यूएम को नहीं, ऑब्वियसली पीटीआई को भी एतराज़ात हैं। इस पे आती हूं मैं, लेकिन आलिया हमजा साहिबा, सबसे पहले तो ये बताइए कि जैसे कादिर मंदोखेल साहब कह रहे हैं कि बल्दियाती इलेक्शंस गली मोहल्ले के इलेक्शंस होते हैं, क्राउड वर्कर जो है वो आपका बिल्कुल चार्ज्ड होता है, और तमाम ही सियासी जमातों की तरफ से इस किस्म के हम देखते हैं इंसिडेंट्स देखते हैं कि जहां पर कारकुनान इन्वॉल्व होते हैं, कहीं थोड़ा फसाद या तशद्दुद के अंदर। अनफॉर्चुनेट ये था कि 2 अफराद जाँ बहक भी हो गए। लेकिन आप लोगों ने कहा है कि ये तमाम इंतखाबात को इलेक्शन कमीशन कलअदम करार दे दे। सो आपको नहीं लगता कि रिवायती तौर पर जो पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है बल्दियाती इंतखाबात की, वो तो यही रही है कि जिसकी हुकूमत होती है आमतौर पे वो ही जीत जाते हैं लोकल बॉडीज में? Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Sadia. Sadia, it's my first show with you and it's really an honor to be with you on your show. सबसे पहले तो मैं इनकी बात का जवाब दे दूं NA 240 का। NA 240 में जो वोटर टर्नआउट रहा है वो 8.2% रहा है, और 8.2% के ऊपर उस इलेक्शन को वैसे नल एंड वाइड हो जाना चाहिए। और इनको भी पता है कि MQM को वहां से क्यों जिताया गया है, ये बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। अच्छा। कि 30,000 वोटों के मार्जिन वाले MQM जो 2018 के इंतखाबात में जिस पार्टी और उनका फर्क 30,000 का था, 65,000 वोटों से वो यही है कि अब्बा जी ने कहा बेटे को 33 नंबर देकर पास करा दो, क्योंकि वादा था हमसे अलग करने का और इनको वोट डलवाने का। अब ये आकर लड़े मरे मुनाफिकों वाली बातें करें ना करें, इससे ना अवाम को कोई फर्क पड़ता है ना सिंध के अवाम को कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम ये समझ चुकी है दोनों ही मुनाफिक हैं और रज के मुनाफिकत करते हैं ये दोनों। अब आ जाएं आप इस इलेक्शन के ऊपर जो बल्दियाती इंतखाबात हैं। बल्दियाती इंतखाबात में जब सिंध के अवाम ने जरदारी माफिया को, डाकुओं को, सिंध के लुटेरों को इस दफा मुस्तरद करने का प्लान किया ना, तो आपने देखा है कि उन्होंने इस इलेक्शन को किस तरह खूनी इलेक्शन बना दिए। बैलेट पेपर चोरी कर लिए, बैलेट बॉक्स उठा के कहीं नहर से निकल रहे हैं, कहीं ये हमारे कारकुनों को वहां पर अगवा करें, कहीं मारपीट हो रही है, डंडे सोटे गोलियां चल रही हैं वहां पर, जो आप वहां पर हालात देख रही हैं। मैं तो सिर्फ इतनी सी बात करना चाहती हूँ, इसी के पैरेलल आज सवात के अंदर इलेक्शन है। पीटीआई वर्सेस ऑल पार्टीज इस वक्त इलेक्शन लड़ रही हैं। कोई एक आपको वहां पर नजर आया है कि वहां पर कोई किसी किस्म का दंगा फसाद हो रहा है? मसला सारा ये है कि वहां सारी पार्टीज का मुकाबला पीटीआई वहां भी कर रही है, सिंध में भी कर रही है। सिंध में जब डाकू राज को लगा कि अब डाकू राज वहां पर जरदारी का खत्म होने लगा है, तो वो मुसल्ला जत्थे लेकर वहां पर पहुंच के कारकुनों को हरासा करना, उनको मारपीट करना, गोलियां मारना,
जो हाल आज वहां पर हुआ है, इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है ये नहीं हो सकता। गली मोहल्ले के इलेक्शन ही ये फैसला करते हैं कि आपने आगे कहां पर जाना है। और ये ट्रेलर था, ये ट्रेलर ये था कि हमने इनको मुसल्लत रखना है, तो हम भी ये बता दें कि अब ये माफिया यहाँ पर मुसल्लत नहीं रहेगा। आपको पता है 1040 यहाँ पर सीट थी, 400 सीट्स तो ये इन्होंने डरा धमका के जो बल्दियाती कैंडिडेट थे उनके कागजात वापस करा के ये जो है वैसे ही इन्होंने अपने कैंडिडेट्स को जिता दिए। तो हम तो कह रहे हैं इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है, ये सिलेक्ट कर दे। ठीक है, आप कह रही हैं कि ये एक ट्रेलर था, बट बहुत ही अगर ये था, ये फर्स्ट फेज में हमने सिर्फ 14 डिस्ट्रिक्ट्स का ये हाल देखा है, तो सेकंड फेज में क्या होगा अल्लाह ही रहम करे। लेकिन मैं इस पे आती हूँ। कैसर अहमद शेख साहब, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी विजिट किया कराची का, एमक्यूएम से उनकी मुलाकात हुई। एमक्यूएम यही शिकवे उनको भी अपने बता रही थी। पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये शिकायत रहती थी, अब आपकी जमात के वजीर आजम हैं तो वो आपको ये बता रहे हैं कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, सूबाई हुकूमत ने जो मुआहिदा किया उनसे, उस पर वो अमल नहीं कर रहे हैं। फिर डिलिमिटेशंस पर एतराज़ात हैं। और ये भी आपको याद करा दिया आज दोबारा से वसीम अख्तर साहब ने कि आप ये मत भूलिए कि वजीर आजम साहब जो हैं वो हमारी वजह से हैं। और वो ये भी धमकी दे रहे हैं कि अगर वो पीटीआई को छोड़ सकते हैं तो आपको भी छोड़ के जा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस वक्त जो हमारी हुकूमत है उसकी 2 वोट की मेजॉरिटी है और एक कोलिशन गवर्नमेंट है। इसमें तो कोई शक नहीं कि इसमें तमाम पार्टियों की शमूलियत के साथ ये हुकूमत बनी है और हर पार्टी को एकोमोडेट करना पड़ेगा और उनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, क्योंकि यही इस हुकूमत का जो कि कोलिशन गवर्नमेंट है उसका खासा है। उसके बाद ही उसकी कंपोजिशन ही इसी तरह है कि हर पार्टी का इसमें एक रोल है और उसके बगैर ये हुकूमत कायम नहीं रह सकती। ये तो मेरे ख्याल में एक ओपन सीक्रेट है, सबको पता है। तो अब ये देखना ये पड़ेगा कि किस तरह ये पार्टियां आपस में मिलजुल के मामलात को हल कर सकती हैं। मैं अक्सर ये कहता रहा हूँ, चार्टर ऑफ ये जो एक तो इकानमी हो गई अपनी जगह पे, लेकिन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है या कोई लाया अमल, क्योंकि हर इलेक्शन में हम कहते हैं कि धांधली हुई और वो इलेक्शनों में भी फेयर नहीं होते। अब एमक्यूएम की जो शिकायत है, बड़ी पुरानी शिकायत है। मैं भी कराची में रहता हूँ, पीपल पार्टी और एमक्यूएम की पुरानी शिकायत है, कोई नई उनका इख्तलाफ नहीं है। डिलिमिटेशंस पे आपको भी एतराज़ात हैं जो एमक्यूएम की तरफ से आते हैं? हल्का बंदियां गलत हुई हैं? नहीं, मैं हर हल्का बंदी की तो बात नहीं कर रहा। बाद अगर हल्का बंदियों में फ़र्क होगा तो वो अभी उसकी तारीख है, मुकर्रर है अपील करने की। हर एक का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। वो जो हल्का बंदियाँ तो बहुत हुई हैं, हमारे इलाकों में भी काफ़ी तब्दीलियाँ हुई हैं। अब जिसके बाद वो समझते हैं कि ये गलत हुई हैं या वो गैर कानूनी है या उसमें फ़र्क आना चाहिए, तो अपील का वक्त है और उसमें अभी गुंजाइश है, वो ठीक की जा सकती है। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि तमाम पार्टियों को ये पहली बार ये मौका मिला है कि पाकिस्तान को मिलजुल के कैसे आगे बढ़ाया जाए, और ये एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अब अगले भी किसी इलेक्शन। अच्छा, मुझे ये बताइए, ठीक है मैं उस पे आती हूँ, इलेक्शंस पे आती हूँ। आपकी बात दुरुस्त है कि इलेक्शंस के हवाले से एटलीस्ट कोई लाया अमल होना चाहिए, लेकिन मुझे ये बताइए कि जहां एमक्यूएम को कादिर मंदोखेल साहब की जमात से शिकायत हैं, वहां आप लोगों ने भी कुछ चीजें तय करनी थी। गवर्नर उनका लगाना था, नसरीन जलील साहिबा का नाम आया था और फिर ये कहा था, ऑब्वियसली विफाक का नुमाइंदा होता है गवर्नर, उस पर भी कोई पेशरफ्त नहीं हुई। आपसे भी तो शिकवे हैं उन्हें। सही बात है, तो हमारे सामने है। ये देखिए ना, अभी 2 महीने 2.5 महीने हुए, प्राइम मिनिस्टर साहब सबसे प्राइम मिनिस्टर साहब सबसे मिलजुल के जब भी कराची भी गए तो वहाँ भी उन्होंने सॉर्ट आउट करने की कोशिश की। इसमें कोई शक नहीं कि एक पहली बार ये मुश्किल मरला है और पहली बार ये मैं सबको मौका मिला है कि तमाम शिकायत को किस तरह रफा किया जाए। इतना आसान काम नहीं है ये मिलके कोलिशन गवर्नमेंट का चलना। ये पाकिस्तान में ये तजर्बा ज़्यादातर नहीं हुआ, अभी ये तजर्बा हो रहा है, उसका रिजल्ट निकला। बिल्कुल हमसे भी उनको शिकायत हो सकती है, हमें उनसे शिकायत, लेकिन हम सबको समझना है कि अगर हम ये महसूस करते हैं कि ये तकरीबन साल और चले, देखिए अगले इलेक्शन भी मैं नहीं देख रहा किसी एक पार्टी को, मेरे ख्याल में, कि उसको
क्लियर मैंडेट मिले तो अब कोलिशन गवर्नमेंट का तो तजुर्बा आगे भी बढ़ाना पड़ेगा। कोलिशन गवर्नमेंट ही होगी। ठीक है, आप कहते हैं शिकायतें ये ना हो, शिकायतें दूर करते करते जैसे वो पीटीआई को छोड़कर आए, उनकी हुकूमत खत्म हो गई, वो आपको छोड़ दें। पीडीएम खुद कह रही है अब तो एमकेएम के हम पीडीएम को छोड़कर जा सकते हैं। एनीवेज, कादिर मंदोखेल साहब, मूविंग ऑन, ये बताइए कि इलेक्शन कमीशन के किरदार पर जरा हम बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि हमें बेतहाशा शिकायत रही है। 240 में जिस तरीके से टर्नआउट कम रहा, उसके बाद हमने कहा कि यहाँ कलअदम करार दे दिया जाए इसका ये इलेक्शन, और आज 14 जो अजला हैं वहां पर बलदियाती इलेक्शन को भी कलअदम करने की उन्होंने डिमांड की है। वो ये कहते हैं कि जी हमारी डिमांड्स की तरफ तो कोई तवज्जो नहीं दी जाती है, नहीं सुना जाता है, लेकिन आज एमक्यूएम की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उनको डिलिमिटेशंस पर शिकायत होती हैं और उनको आज के इलेक्शन पर शिकायत होती हैं, तो फौरी तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑर्डर कर देते हैं सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को कि जी जाएं, उनसे मुलाकात करें, एमक्यूएम के वक्त से उनकी शिकायत सुने और उनका अजाला करें। ये भी गलत है। क्यों उसे मिले, क्यों शिकायत का अजाला करे? एक प्रोसीजर है। इलेक्शन कमीशन एक टाइम फ्रेम देता है कि फलां तारीख तक, जैसा भी जनरल इलेक्शन का जो अलकाबंदी बनी है, शेख साहब को भी पता होगा, आलिया साहिबा को भी पता होगा, उसकी 30 तारीख लास्ट डेट है। मैं कल जा रहा हूँ इलेक्शन कमीशन में अपना इतराजा जमा करने के लिए। ये कोई आसमान से उतरे कि इलेक्शन कमीशन का वक्त जाएगा, उनसे मशवरा करेगा, जी बताइए, क्योंकि इनको मजा लगा है जनरल मुशर्रफ के दौर का 35 साल का अलके अपनी मर्जी से बनाने का, अपने लोगों को फिट करने का। ये अभी ड्रामा नहीं चलेगा। और ये कोई नई बात नहीं है कि वो पीटीआई को छोड़ गए, हमें छोड़ गए। वो पहले भी 75 पार्टियों को छोड़ के और आ चुका है। इनका एक आदत है पुरानी सी, वो हुकूमत के मजे लेते रहते हैं और जब ऐन वक्त आ जाता है फिर वो एकदम यू टर्न ले लेते हैं और फिर अगली हुकूमत पे फिर आ जाते हैं। आप पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमतें छोड़ चुका है, नून लीग के साथ छोड़ चुका है, अब वो मौजूदा कौमी हुकूमत को छोड़ेंगे, फिर क्या फर्क पड़ेगा? हमारे तादाद पूरे। नंबर एक बात। दूसरी बात ये है जो आलिया बीबी फरमा रही है कि कितने लोगों को उन्होंने कागजात विड्रॉ करा है। 788 नशस्त हम जो है ना वो बिला मुकाबला जीत चुका है। और फिर ये मोहतरमा जो फरमा रही है, या जो इनके अली जैदी साहब जो तकरीर कर रहे थे, एक आदमी का नाम तो बता दे जिसको अगवा किए, जिसकी कोई कंप्लेन दाखिल है और कंप्लेन दाखिल के साथ वो मीडिया के सामने की हाँ जी मुझे अगवा किए है और मेरे से कागज दस्तबरदार किए, हवा में तीर न चला है। दूसरी बात ये डाकू राज कहते हैं, एक शख्स पार्टी का सरबराह है, MNA है, एक्स प्राइम मिनिस्टर है, वो वहां इलेक्शन हो रहे हैं पंजाब में और वहां वो कैंपेन चला रहे कैंडिडेट का, और जो गाली गलोच करे वो अब सबने सुन लिया है। तो इलेक्शन कमीशन कहां मर गए, किधर गए उनके एकामात, उनके नोटिसेस? सवाल ये है अंदरूनी सिंध में ना पीटीआई का कुछ है, ना नून लीग का कुछ है, ना एमक्यूएम का कुछ है, किसी पार्टी कुछ नहीं। वहां पे 788 नशिस्तें बिला मुकाबला। अच्छा, आप कह रहे हैं जो वर्कर्स कन्वेंशन से इमरान खान साहब खिताब कर रहे हैं वो नहीं कर सकते? वो तो कहते हैं भाई हमने तो रिजाइन कर दिया है, वो तो MNA नहीं है, अब तो कोई ममानियत नहीं है। बात सुनो, रिजाइन कर दिया है। आपको पता है इनके 2 MNA जो है ना पार्लियामेंट लाजिद में रह के इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले के पिटीशन दाखिल की है। आप लॉजिस्ट की मजे लूट रहे हैं, आप पुख्तनख्वा हुकूमत की जहाज हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, हर जगह आपको प्रोटोकॉल सिक्योरिटी पुख्तनख्वा हुकूमत कर रहे हैं और आपने रिजाइन किए। आलिया बीबी ने भी आपने गलत किए है। शुरू में आपने हम दोनों को MNA का, इनको नहीं का, ये भी MNA है। और अगर ये MNA नहीं है तो कल सुबह से मैंने तो इसीलिए नहीं कहा ना, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, चले, मैं आलिया हमजा साहिबा को भी MNA कहती हूँ। मुझे तो खुशी होगी, हमारी खवातीन जितनी MNAs हो, मैं तो बड़ा फख्र महसूस करूंगी। बट एनीवेज, आलिया हमजा साहिबा, पहले तो इस बात का जवाब दे दीजिए जो कादिर मंदोखेल साहब ने बात की है कि जी किसी का नाम बता दें, किसको अगवा किया है, किसी एक शख्स का नाम बताइए। और इमरान खान साहब वो कह रहे हैं कि जी नहीं कर सकते ये वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, इस तरीके से जाके इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सकते। जी आलिया साहिबा। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। कादिर मंदोखेल साहब की ना हर बात दूसरी बात से कॉन्ट्रडिक्ट कर रही होती है। इन्होंने कह दिया इतने 1040 में से 700 लोग इन्होंने, मैंने तो खैर 500 कहते, इन्होंने 700 बना दिए क्योंकि हमारी तो कैलकुलेशन है 500 लोग बिला मुकाबला हुए। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, तो प्री पोल रिगिंग किसको कहते हैं?
खुद मान रहे हैं ना, एक तरफ ये कह रहे हैं चेयरमैन इमरान खान साहब यहाँ आकर खिताब नहीं कर सकते, लेकिन बिलावल जरदारी साहब जाकर और इनके जो सीएम सिंध जाकर इन्हीं इलाकों में लाड़काना वगैरह में जाकर वो खिताब जरूर कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन को अब मैं तो इनकी जबान में नहीं कह सकती कहाँ मर गई इलेक्शन कमीशन, यही अल्फाज इन्होंने इस्तेमाल किए ना। और कहाँ जाकर वो, वहाँ जाकर वो सारे फेटफ के भी पुल बांध देते हैं और बाकी सारी चीज़ें भी वो अपनी जिम्मेदारी ले लेते हैं। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि आज इनके अपने इत्तेहादी यानी JUI वाले कह रहे हैं, राशिद सोमरो वहाँ पर पहुँचता है, वो ये कहते हैं मेरा तो वोट ही नहीं मिल रहा मुझे। वहाँ पर हमारे कैंडिडेट्स हैं जो बल्ले के निशान के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने उन्होंने निशान एलोकेट किया है, वहाँ पर वो जाते हैं, आगे से नज़र पता क्या आता है, वहां पर तो उनके आगे हैंडपंप का इलेक्शन का जो वो सिंबल है वो लगा हुआ है। ये मुझे तो इनकी बात यहाँ पर समझ ही नहीं आ रही है कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। पूरी दुनिया देख रही है जिस तरह की धोस धांधली, बल्ले के ऊपर ठप्पा लगाने से लोगों को रोका जा रहा है, बैलेट बॉक्सेस लेकर ये भाग रहे हैं, कत्लो गारत हो रही है, वहां पर डंडे सोटे सब कुछ चल रहा है, और ये यहाँ आकर मुझे सिर्फ इतनी सी बातें सुना रहे हैं। पहले तो एक चीज में उन्होंने आपके मौक़िफ़ की हिमायत की है कि MQM के जो शिकायत हैं क्यों अजाला करे इलेक्शन कमीशन, उसका उन्होंने कहा बिल्कुल गलत है, क्यों MQM के वफ्द से मिले, क्यों अजाला करें। सादिया मेरी एक बात सुने, हम हमेशा ये कहते थे प्लीज हम ये सारे मुनाफिक एक तरफ हैं और हम एक तरफ हैं और हम बहुत अच्छे हैं और हमें कोई वो नहीं है, हम सिंगल हैंडेडली इन सब का मुकाबला करें, सिंध में भी कर रहे हैं। इन सब की धौंस धांधली के बावजूद मैं आपको ये बता रही हूँ कि आज अवाम ने ये देख लिया है कि जिस तरह वहाँ पर रियासती दहशत गर्दी का, इनके जबरो इस्तकलाल का, इस जो वो जबर होता है उसका मुकाबला वहाँ पर PTI के वर्कर्स ने किया है। और यही हम बताना चाहते थे कि अंदरूने सिंध भी जाग चुका है। अब ये खैर मनाए, पहले कराची तो इनके हाथ से जा चुका था ना, अब आहिस्ता आहिस्ता अंदरूने सिंध भी इनके हाथ से जा रहा है। और ये आज का ट्रेलर था, ये जो मर्जी कर ले, अवाम अब जाग गई, अवाम इनको मुसल्लत नहीं होने देंगी। जो आज इन्होंने किए, ये इलेक्शन कमीशन के मुंह के ऊपर मैं सिंपली ये कहूंगी कि उनको फौरी तौर पर डस्का के लिए पूरी रात वो जागते रहे ना। उन्होंने NA 240 का नोटिस दिया, हमारे कैंडिडेट के, हमारे चलिए आपका मौक़िफ़ आगे, मुझे एक ब्रेक के लिए जाने, लेकिन क्विकली ये बता दीजिए, आप मंदोखल साहब कह रहे हैं कि बड़ा गलत किया है मैंने, बॉडी को हम दोनों का इंट्रोडक्शन जो है वो MNA के तौर पर कराया, आपका नहीं कराया। मेरी बात सुने तो जरा ये क्लैरिटी फरमा दें। देखिए जी, आपने तो इस्तीफा दे दिया। मैं देखें जी, हम इस्तीफा दे चुके हैं। ये लोग जिस वक्त हमारे इस्तीफे मंजूर करें, हम तो आपको पता है 2 महीने 2.5 महीने से अपने घरों के अंदर बैठे हुए हैं और अपने घरों के अंदर बैठे हुए अपनी इलेक्शन कैंपेन्स करें, अपने काम करें। इसलिए ये जो मर्जी कहते रहें, MNA हम आएंगे, इसी असेंबली में आएंगे जो आगे इंशाअल्लाह ताला फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बाद अभी नहीं है, अभी इस्तीफे दे दिए हैं। एक ब्रेक लेने दीजिए मुझे, ब्रेक से वापस आएंगे, हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आज ये सजेशन आया है कि हम अगले इलेक्शंस के फ्रेमवर्क को लेकर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। कैसर अहमद शेख साहब, ये फवाद चौधरी ने कहा है कि जी नए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की जरूरत है, और ये आप भी जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से जितनी रिजर्वेशंस इमरान खान साहब ने अपनी जाहिर कर दी हैं, उसके बाद किसी सूरत भी वो इस इलेक्शन कमीशन के अंडर होने वाले इंतखाबात को कबूल नहीं करेंगे। तो आपकी नजर में ये इस पर बात क्या वाकई हो सकती है कि नया इलेक्शन कमीशन हो और फिर इलेक्शंस करवाए जाएं? देखिए, इलेक्शन कमीशन नया तो हम नहीं कहेंगे कि हो, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इलेक्शन के बारे में हम सबको मिल के एक लाया अमल बनाना पड़ेगा। देखिए, अगर पार्टियां इलेक्शन के रिजल्ट को नहीं मानेगी, जैसे कि होता आ रहा है, थ्रू आउट होता आ रहा है ना, कि इलेक्शन हो जाता है, इलेक्शन के रिजल्ट को नहीं माना जाता। आज ये बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं, उसमें आपस में तसादम हो रहे हैं, तो हमें बैठना पड़ेगा, कोई लाया अमल मुश्तरका हो सकता है तो बनाना पड़ेगा। अदरवाइज इलेक्शन का कोई ना तो फ़ायदा रहेगा और पाकिस्तान मुतहम्मल ही नहीं हो सकता
आपस में इतनी रंजिश, इतना इख्तलाफ। जब तक इलेक्शन तो तब होते हैं जब कोई ना कोई मुत्तफिका लाया अमल बने, और जब इलेक्शन हो जाए तो सब पार्टियां उसको तस्लीम करें। देखिए हमारे पड़ोस में जमहूरियत है, तो वहाँ मैंने तो कभी नहीं सुना कि वो इलेक्शन हो जाते हैं तो उसके बाद हारने वाली पार्टी उसको कबूल कर लेती है, जो जीतती है वो अपने तौर पे वो हुकूमत बनाती है। तो हम कहाँ तक यही करते रहेंगे जो अब लग रहा है। और मैं समझता हूँ इसमें कोई हर्ज नहीं है, अगर किसी का कोई जायज़ पॉइंट है, बैठें एक लाया अमल बनाएं उसके बगैर। और अभी पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता इन हालात में। बट आप इन चीजों पे बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो ईवीएम के हवाले से इकदाम किए, या फिर ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोटिंग राइट देने के हवाले से इकदाम किए, वो खत्म हो गए हैं। अब इनको ये लगता है कि ये अब आप लोग जो हैं वो अपने हक में धांधली करने जा रहे हैं। आपका मौकफ उनके हवाले से इससे बिल्कुल ऑपोजिट है, तो कोई अभी तक मिडिल ग्राउंड निकल नहीं पा रहा। दुरुस्त कह रही हैं सादिया, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि हमें सबको मिल बैठ के एक लाया अमल बनाना पड़ेगा, एकोमोडेट करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि अगले इलेक्शन हो। नहीं तो अदरवाइज तो ये इलेक्शन पाकिस्तान में कभी इस तरह कैसे हो सकेंगे अगर हम इस इख्तलाफ को ख़त्म ही नहीं करेंगे। और अगली हुकूमतें कैसे चलेंगी इन हालात में। और मैं ये आपको बताऊँ, जो इकानमी के हालात हैं ना, इस वक्त इलेक्शन जल्द होना मुमकिन ही नहीं है। हमारी वेंटिलेटर पे है इकानमी, हमें सबको मिल के लाया अमल निकालना चाहिए कि किस तरह मईशत को, सबसे पहले तो आप अपने आप को संभालें। अगर ये मुल्क की मईशत चलेगी, कितनी मुश्किलात आ रहे हैं, हम एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। भाई वो कहते हैं इमरान खान के भी आपके यहाँ ही मैं तकरीर सुन रहा था सादिया, वो कह रहे हैं महंगाई आपने कर दी, हम उनको कहते रहे कि आपने कर दी। हम सब मिल के महंगाई कर रहे हैं। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, महंगाई हो रही है। 116 पे 4 साल पहले डॉलर था, 210 हो गया। दुनिया में महंगाई अलग है। आखिर क्या वजह है कि इंडिया में डॉलर को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बांग्लादेश में फ़र्क नहीं पड़ा, और हम कर्जे ले के जो भी फाइनेंस मिनिस्टर आता है ना, उसकी स्ट्रेटजी ये है कि हम डूब रहे हैं, हम बच गए। अल्लाह ताला ने भाई शुक्र करो कि हम बच गए, कि हमें कर्जा मिल गया। कर्जा यही है, बिल्कुल यही ऐसा ही हो रहा है। जो नई हुकूमत आती है वो आवाम को ये बताती है कि जी हमारे तो पल्ले कुछ था ही नहीं, खजाना खाली कर गए थे जाने वाले, अब हमने संभालना है। और अभी भी ये जो IMF के साथ चीजें तय करने की कोशिश की जा रही है, तो सिर्फ और सिर्फ सबसे सरे फहरिस्त क्या एक कंसिडरेशन है कि जी मुल्क को दिवालिया होने से हमने बचाना है। बट आलिया हमजा साहिबा, ये बात तो दुरुस्त है कि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी मुल्क के अंदर, तब तक जो है वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना भी बहुत मुश्किल है। अब ये जो नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जिसको आप कहते हैं कि उसकी जरूरत है, अब उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में आपके जहन में क्या है, क्या होना चाहिए, क्या है वो नए इलेक्शन का फ्रेमवर्क? अच्छा, सबसे पहले तो सादिया में 2-3 बातें, आपने बड़ी अच्छी बात की कि ईवीएम, ये ईवीएम से पीछे हटे क्यों? ये जो आज सारा तमाशा हो रहा है, ये जो आज जिस तरह से इनके अपने इत्तेहादियों ने इनके अगेंस्ट चार्जशीट फ्रेम कर दी है, JUIF वालों ने, उसके अलावा MQM वालों ने, सबने इसके नताइज मानने से इनकार कर दिया है। और इसके साथ साथ मैं आज आपको बता रही हूँ, इतनी सारी धांधली के बावजूद भी डेंट तो पड़ गया है इन्हें अंदरूने सिंध के अंदर। जो पार्टी जिस मंशूर से आई थी ना इस इलेक्शन में, डराओ धमकाओ कत्ल कराओ, आज उस पार्टी को एटलीस्ट पता चल गया कि उसके मुकाबले में जो तहरीके इंसाफ का वर्कर है ना, वो खड़ा हो जाएगा और अब वो धांधली धौंस नहीं चलने देगा। तो मैं अप्रिशिएट करना चाहती हूँ अपने अंदरूने सिंध के तहरीके इंसाफ के वर्कर्स को। और यहाँ पर मैं एक दफा दोबारा इलेक्शन कमीशन को मुबारकबाद पेश करना चाहती हूं कि जो इलेक्शन कमीशन ने अपनी रवायात फिर भी नहीं बदली है। उसी तरह धौंस धांधली वाला इलेक्शन हुआ है, उसी तरह रिगिंग वाला इलेक्शन हुआ है। तो जो हम पहले दिन से कहते थे इलेक्शन कमीशन नाअहल है, उसने एक दफा दोबारा इस चीज को प्रूफ कर दिया है। और अब आपकी मैं बात पर आना चाहती हूँ। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं, क्या हम ये सारा कुछ तबाह करके गए थे? इकोनॉमिक सर्वे तो इनकी हुकूमत ने पेश किया, उस इकोनॉमिक सर्वे के लिहाज से तरक्की की, शरह भी 6% थी, एक्सपोर्ट्स भी बढ़ी थी, रेमिटेंसेस भी आ रही थी। बाकी तीनों सर्विस सेक्टर हो गया, IT का सेक्टर हो गया, एग्रीकल्चर का हो गया, टेक्सटाइल्स का हो गया, इंडस्ट्री हो गई 10.7 से ग्रो कर रही थी। बिजली की लोड शेडिंग आज तक नहीं थी। अब आकर मूडीज इनकी रेटिंग डाउनग्रेड कर रहा है। यहाँ पर जाकर
चाइनीज उसके बाद आपको चाइनीज हुकूमत आज ब्रिक्स के अंदर नहीं बुला रही है, वो आपको किसी डायलॉग का हिस्सा बनाना नहीं चाहती है, आपके वजीर आजम को वो वहाँ पर बुलाना नहीं चाहते हैं। और यहाँ पर सऊदीया में भी आपने देखा है कि अभी जो डेफर्ड पेमेंट की बात हो रही है वो भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ हो रही है। तो मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ, जब आपके पीछे अवाम की सपोर्ट ना हो, जब आपके पीछे अवाम खड़े ना हो, तो यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। हम सिर्फ इतना चाहते हैं अवाम के अंदर जाएं। पहले हमारा मुतालबा था फौरी इलेक्शन, अब हमारा मुतालबा है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ये नहीं हो सकता कि आइन और कानून दो हो, आइन और कानून दो नहीं हो सकते। अगर अदालतें रात 12 बजे फ्री एंड फेयर इलेक्शन की डेफिनेशन अब आपके नजदीक क्या है? उनके नजदीक ईवीएम को खत्म कर देना था, तरामीम ले आना था। आपके नजदीक ईवीएम से इलेक्शन होते तो फ्री एंड फेयर होते। अभी आपने शेख साहब की बात सुनी, वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन तो नया लाना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन हाँ बैठ के बात की जा सकती है। सो वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन क्या होगा? क्या आप कहेंगे कि जी साफ शफाफ इंतखाबात हुए हैं? देखिए, मैं जो बात पूरी अभी पहले अपनी कर लूं, आपने गैलेप का सर्वे देखा है, गैलेप के सर्वे से ही अंदाजा करें कि जो सर्वे हमेशा इनके हक में आता था, उस सर्वे के अंदर से पता चल रहा है कि इस वक्त अवाम की पल्स क्या है। देखिए, अवाम खड़ी होती है एक हुकूमत के पीछे, इनकी हुकूमत के पीछे अवाम नहीं है। और ऐसा नहीं हो सकता कि जो हुकूमत धौंस धांधली से आए, चाइना उसको अपने किसी सीरियस डायलॉग के अंदर बुलाए, वो उसको सिर्फ अमेरिकन कॉलोनी ही समझेगा। और इसी तरह से जब हम बात करते हैं इलेक्शन कमीशन इतना कंट्रोवर्शियल हो चुका है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को छोड़कर आज इनकी इत्तेहादी पार्टियां भी उसके ऊपर मिसट्रस्ट का इजहार कर रही हैं। यही सोचना चाहिए कि जो कुछ अजला के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करा सकते, जो बैलेट पेपर की हिफाजत नहीं कर सकते, जो अपने प्रिजाइडिंग स्टाफ की हिफाजत नहीं कर सकते, जहां के ऊपर ठप्पे लगाए जा रहे हैं सरेआम, जहां पर उम्मीदवारों के बैलेट पेपर्स को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं किया जा रहा, तो ऐसे इलेक्शन कमीशन मेरे सवाल के जवाब की तरफ आ जाइए। क्या चीजें होंगी तो आप मानेंगे कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ? देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर सबसे पहले वो है, फिर उसके बाद ये जो लेकर आए हैं मेंबर्स लेकर आए हैं उसके बाद, और उसके बाद हम तो सबसे पहले ये चाहते थे ईवीएम के ऊपर काम हो। अभी भी ये कोई इतने मुश्किल चीजें नहीं है, बट स्टिल इलेक्शन के अंदर जाएं, यही तो सारी बात है। जाएं, अवाम का फैसला होने दें, अवाम जो फैसला करेगी उस हुकूमत को आकर यहाँ पर रूल करने दें। ये ना करें कि 5 लोगों के जो हमारी रिजर्व सीट्स हैं उनके आप नोटिफिकेशन इशू ना करें और एक इलीगल वजीर आला को यहाँ पर सिर्फ इसलिए कंटिन्यू करवाएं कि 17 जुलाई को यहाँ पर बाय इलेक्शन होना है। आज PK7 का इलेक्शन इस चीज के ऊपर मोहर सबत कर रहा है कि मंसूबा साज एक तरफ, इनका हुकूमती इत्तेहाद एक तरफ, लेकिन अवाम की ताकत और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एक तरफ। हमने तो बेसिकली इलेक्शन कमीशन की तश्कील, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान पर एतराजात हैं, अपनी जगह पर वो मौजूद हैं। कैसे शेख साहब, ये तमाम चीजें मुझे ये बताइए, आपने कहा शेख साहब के जो मुल्क की मईशत है उसको सामने रखते हुए फौरी तौर पे इलेक्शंस नहीं हो सकते, बट इसका एक और एस्पेक्ट है। आपके खुद लोग बताते हैं कि हम IMF के साथ जब बात कर रहे हैं, जो मुआहिदा है, आप लोग बार बार कहते हैं कि जी PTI करके गई थी तो हमें उसी पर अमल करना पड़ रहा है, तमाम शराइत हमें माननी पड़ रही हैं। हालांकि बहुत सारी शराइत उसमें आप ऐसी भी मान रहे हैं जो कि उस मुआहिदे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अग्री नहीं की थी IMF के साथ। बट आप लोगों का जो दावा था कि हम आएंगे तो PTI का जो मुआहिदा है IMF के साथ उसको रद्दी की टोकरी में डालेंगे, हम अपनी टर्म्स पे रीनिगोशिएट करेंगे। अब वो आप लोग नहीं कर पा रहे, इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि उन्होंने जो एक फ्रेश मैंडेट लेकर एक हुकूमत आए ताकि वो अगले 5 साल तक के लिए डिसाइड कर सके कि किन चीजों पे हमने चलना है, क्या टर्म्स होंगी, वो इख्तियार अभी आपके पास नहीं है। तो जब वो नहीं होगा तो आप कैसे तवक्को रख सकते हैं कि आप बेहतर डील कर पाएंगे? ये बात सबकी सही है। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि सब पार्टियों को मिल के कोई, अगर मुल्क को मईशत को तकलीफ से बाहर निकालना है, अगर कहीं ना कहीं को हल निकालना है, तो पॉलिटिकल पार्टियों को भी और हमारी इस्टेब्लिशमेंट को भी, हमारे तमाम इदारों को मिल के, इस वक्त पाकिस्तान नज़ा के आलम में सीरियस हो जाएं,
ये मुल्क का मफाद क्या चाहते हैं? ये सब झूठ मूठ बोल फिगर दे रहे हैं। मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ कहते हैं हम एक्सपोर्ट बढ़ा दी। कोई सीरियस बात करें ना, एक्सपोर्ट बड़ी, इंपोर्ट 3 गुना बढ़ गई। ओवरऑल जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का गैप है वो हाईएस्ट हो गया, पता नहीं कितना बढ़ गया। वो नहीं बात करते कि इंपोर्ट 3 गुना बढ़ गई। हाँ जी हमने एक्सपोर्ट बढ़ा दी, हाँ जी हमने रेवेन्यू बढ़ा दिया, लेकिन ओवरऑल जो फिजिकल डेफिसिट है पाकिस्तान की तारीख का हाईएस्ट हो गया। 5,600 अरब रुपए ये डेफिसिट छोड़ के गए हैं बजट का। और उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट का गैप 10 महीने में 39 अरब डॉलर छोड़। बट आपके खुद वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब ने इकोनॉमिक सर्वे में ये बात मानी कि ग्रोथ हुई पीटीआई के दौर में। ग्रोथ तो हो रही है, ग्रोथ इस साल 6, देखिए बात जो फिगर है उन्होंने क्या मानी, ये हकीकत है। इस साल 6% ग्रोथ हुई है, लेकिन इनके पूरे 4 साल की एवरेज 3% है। अब उतना 3% से नहीं मामला, इस वक्त हर साल 7%, 8% ग्रोथ चाहिए। एक साल 6% अगर हुई है तो पिछले सालों में नेगेटिव ग्रोथ रही है। ओवरऑल बात करें 4.5 साल में 3% से ऊपर एक साल में नहीं ग्रोथ हुई। हम मुल्क, और मैं ये कह रहा हूँ ये भी मुल्क से इलेक्ट होके आए हैं, हम नहीं बैठेंगे हर एक को गलत कह देना, इलेक्शन कमीशन ख़राब, हमारे अपोजिशन ख़राब, हमने उनसे बात नहीं करनी, हमने इलेक्शन कमीशन से नहीं कुछ कहना, हमारे अमेरिका ख़राब, अमेरिका इनकी नहीं, सारी दुनिया के बड़ी बड़ी इकानमी भी ख़राब। सिर्फ ये एक इमरान खान और उनकी पार्टी, उसको पता है IMF से इनकी नहीं बन सकती, WTO में इनके हालात नहीं हैं, उसके बाद फैटफ जो मामलात हैं वहाँ खराबी रही। तो आपकी नज़र में अभी भी सिर्फ एक ही चीज़ ये तय कर सकती है, और वो ये कि तमाम जमातें जब टेबल पर आएँ और मुज़ाकरात करें। अनफॉर्चुनेटली आई हैव रन आउट ऑफ टाइम, आई हैव टू वाइंड अप हियर। आलिया हाइबा आपका और कैसर अहमद शेख साहब आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में मंदुखेल साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, उनका भी शुक्रिया। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।